Our today's topic is exercise 13.2. So question number first of this exercise, which of the following are in inverse proportion? So here are some case given. So first case is the number of worker on a job and the time to complete the job. तो ये हमें बताना है ये केस इन्वर्स में होगा या नहीं. तो देखो नंबर ऑफ वर्कर्स अगर हम बढ़ाते हैं तो टाइम जो होगा वर्क को कंप्लीट करने में वो कम लगेगा. सो एक चीज़ हम इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ डिक्रीज हो रही है, तो ये किस में होगा? इन्वर्स प्रपोर्शन में. सो आंसर इज इट इज़ द केस ऑफ इन्वर्स प्रपोर्शन. तो ये केस जो होगा वो इन्वर्स प्रपोर्शन का होगा. ठीक है. सेकेंड वन, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड. हम देखो यहाँ पे टाइम टेकन, यहाँ पे जो है किसी जर्नी में जो टाइम है अगर हम वो बढ़ाते हैं तो जो डिस्टेंस जो होगी हमारी डिस्टेंस उसको कवर करने के लिए क्या है, हम यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही, जो स्पीड है ना वो बढ़ रही है ना घट रही है, वो यूनिफॉर्म तरीके से. तो क्या हो जाएगा, ये होगा एक चीज़ बढ़ रही है पर दूसरी चीज़ क्या है वो यूनिफॉर्म मोशन में चली रही है. तो ये होगा, ये इन्वर्स प्रपोर्शन का केस नहीं है. सो आंसर इज दिस इज नॉट अ केस ऑफ इन्वर्स प्रपोर्शन. ठीक है, इट्स नॉट अ केस ऑफ inverse proportion. Third one is area of cultivated land and the crop harvested. So this is also not in इन्वर्स प्रपोर्शन. ये जो होगा ये भी इन्वर्स प्रपोर्शन पे नहीं होगा, क्योंकि अगर लैंड ज़्यादा होगा हमारे पास तो ऑब्वियस सी बात है क्रॉप हार्वेस्टिंग के लिए क्रॉप हार्वेस्टिंग भी ज़्यादा ही होगी. ठीक है, तो दोनों चीज़ ज़्यादा ही हो रही है, एक में डिक्रीज है नहीं, दो एक चीज़ इंक्रीज हो रही है और अगर दूसरी डिक्रीज होती है तो इन्वर्स का केस होता है, बट इसमें जो केस है वो इन्वर्स का नहीं होगा. ओके. सो फोर्थ वन इज द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल. ठीक है. अब सो इस केस में क्या हो रहा है, इफ़ अ स्पीड ऑफ व्हीकल इज मोर, अगर हम व्हीकल की स्पीड बढ़ाएं देन टाइम टू कवर अ फिक्स्ड जर्नी वुड बी लेस. और क्या होगा, जो टाइम होगा उस जर्नी को कवर करने के लिए वो कम लगेगा. व्हीकल की स्पीड बढ़ा रहे हैं और टाइम कम लग रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो केस होगा वो इन्वर्स प्रपोर्शन का, क्योंकि आप एक चीज़ बढ़ा रहे हो और दूसरी चीज़ कम हो रही है. ठीक है, तो दिस इट इज़ अ केस ऑफ inverse proportion. And fifth one is the population of a country and the area of land per person. So for more population less area per person would be there. It means it is a case of inverse proportion. ये केस भी होगा जो आपका इनवर्स प्रपोर्शन में होगा. ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी डूइंग क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच इज इन अ टेलीविजन गेम. In a television game show, the prize money of rupees 1 lakh is to be divided equally amongst the winner. Complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners. So here the table given number of winner and prize money for each winner. So 1 lakh, 2 50 lakh. अब ऐसे ही हमें बताना है 4 5 8 10 एंड 20 विनर्स के लिए. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो सॉल्यूशन हियर. So here it is clear that the more the number of winners, so less the prize money for each winner. Okay, so it is a case of inverse proportion. ये केस इन्वर्स प्रपोर्शन का होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर्स ऑफ विनर्स होंगे तो प्राइज मनी भी क्या हो जाएगी, उतनी ही कम होते जाएगी, उन लोगों में बढ़ती जाएगी. ठीक है, तो ये केस किसका होगा, ये केस होगा इन्वर्स प्रपोर्शन का. तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं. ठीक है, तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया. हेयर इट इज़ क्लियर दैट मोर द नंबर ऑफ विनर्स लेस द प्राइज मनी फॉर ईच विनर्स. सो इट इज़ अ केस ऑफ इन्वर्स प्रपोर्शन. सो लेट्स स्टार्ट. सो वी राइट हियर लेट x2 equal, this is x1, this is a table, this is x1 y1 x2 y2 x3 y3. so let x2 equal हम ले लेते हैं 2 and y2 equal 50,000. so x2 equal 2 and y2 equal 50,000 and 50,000 and x3 equal 4, then y3 equal हमें फाइंड करना है. ठीक है, यहाँ पे x3 की वैल्यू दी है 4, y3 फाइंड करना है. सो हमने इन्वर्स के लिए जो हमने रिलेशन देखा था वो क्या था, वी नो दैट
we know that x2 y2 इक्वल x3 y3, ये रिलेशन हमने पढ़ा था इनवर्स प्रपोर्शन के लिए. सो x2 की वैल्यू है 2 इंटू y2 की 50,000 इक्वल x3 की वैल्यू है 4 इंटू y3 हमने एज इट इज लिख दिया. y3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. सो y3 इक्वल 2 इंटू 50,000 अपॉन 4. अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे. तो सॉल्व करने से दिस इज 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 50,000 का हाफ क्या हो जाएगा 25,000. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y3. ठीक है, y3 की वैल्यू आ गई. अब अगर देखो 4 विनर्स होंगे तो ईच को प्रत्येक विनर को एक विनर को कितने रुपए मिलेंगे 25,000 रुपीज़ मिलेंगे. ठीक है, अगर 4 विनर्स होंगे. अगर एक विनर होता तो उसे पूरे 1 लाख रुपीज़ मिलते. 2 विनर्स में 50-50 लाख में बट रहे हैं. अब 3 विनर्स हैं तो 4 विनर्स हैं तो 4 विनर्स के लिए कितना हो गया, ईच विनर 25,000 रुपीज़ होंगे. ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या है हमारे पास 5. अब ऐसे ही हम अगले के लिए कर लेंगे. नाउ इफ़ वी हैव x3 इक्वल x3 नहीं x3 इक्वल तो हमने 4 ले लिया था. सो दिस इज x4. अब हम x4 इक्वल ले लेते हैं. इफ x4 इक्वल 5 देन y4 इक्वल हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा था कि x3 y3 इक्वल x4 y4. और यहाँ पे हमारे पास x3 की वैल्यू कितनी है, x3 की वैल्यू गिवन है 4 एंड y3 की वैल्यू हमने निकाल ली है ऊपर 25,000. ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे x वैल्यू पुटअप हम कर देते हैं. सो हेयर x3 4 इंटू 25,000 इक्वल x4 which is 5 into y4. So the value of y4 equal 4 into 25,000 upon 5. So this is y4 equal to 20,000. y4 की वैल्यू कितनी आ गई 24. अगर 5 पर्सन होंगे, हमने लिया 5 मतलब नंबर ऑफ विनर्स 5 होंगे तो ईच विनर्स को कितने रुपीज़ मिलेंगे 20 रुपीज़. अब इसी तरीके से आप बाकी के 8 10 और 20 के लिए इसी फॉर्मूला के यूज़ करके आप उनके एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड जो ये टेबल है इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं. जो यहाँ पे गिवन नहीं है, यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 के लिए हमने 25,000 आए तो यहाँ 25,000, 5 के लिए 20,000. इसी तरीके से आप 8 10 और 20 के लिए करिए और इस टेबल को कंप्लीट कीजिए.